दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ईओ एग्जामिनेशन की या तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि सर इस एग्जाम में पेपर कैसा आता है, किस कंपोनेंट को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें, किस कंपोनेंट की क्या वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो आपके जितने भी सवाल हैं ईओ एग्जाम के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों के साथ 2023, 2021 और 2017 के पीवाईक्यूज की एनालिसिस करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और इसके साथ साथ आप लोगों को गाइड बुक पक्का डाउनलोड करनी है, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। भाई इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं एंड दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ईओ एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की, और हम क्यों कर रहे हैं पहले आप ये समझिए कि जरूरत क्या है हमें इस एनालिसिस करने की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है इस पर्टिकुलर एनालिसिस की वो ये है कि भाई हमें पता लग जाए कि भाई हमारी प्रिपरेशन का स्कोप क्या होना चाहिए। अगर ईओ एग्जाम का सिलेबस आपको बताता है कि भाई क्या प्रिपेयर करना है, तो किस डेप्थ में प्रिपेयर करना है हर एक टॉपिक को, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो प्रिपेयर करने ही करने हर एक कंपोनेंट में, वो सारी बातें आप लोगों को पीवाईक्यू एनालिसिस से पता लगती हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशन की बाउंड्री है वो सारी पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस सिलेबस से डिसाइड होती है। इसके साथ साथ आप लोगों को पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल समझने में और आपको बताते हैं भाई किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है और किस कंपोनेंट का क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो यहाँ पर आप लोगों को पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद एक क्लियर कट आइडिया मिलता है कि मुझे किस कंपोनेंट में किस अप्रोच के साथ प्रिपेयर करना है। तो यही हम डिस्कस करेंगे और एक आउटलाइन बनाएंगे भाई फ्यूचर में हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से देखिए और कोई डाउट अगर फिर भी बचेगा एंड में तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एनालिसिस की। तो यहां पर जब हम एनालिसिस की सबसे पहले डिस्कशन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का क्या है और फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। ये मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहा हूं कि भाई अगर हम एपीएफसी सॉरी ईओ के ही डिफरेंट पेपर को एनालाइज करें तो उनका लेवल क्या है। तो यहाँ पर अगर आप 2017 का एपीएफसी सॉरी ईओ एग्जामिनेशन देखेंगे तो उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट से मेरा मतलब क्या है कि आप लोगों को थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे जो कि इजी टू सॉल्व थे। ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो कि अगर किसी बच्चे ने एवरेज प्रिपरेशन कर रखी थी तो वो सॉल्व कर सकता है। प्लस दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम थे। वन लाइनर का फायदा क्या होता है कि भाई आपको कम टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आते तो आगे बढ़ो। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में टाइम लगता है, तो जनरली वहां पर 1 मिनट से ऊपर का टाइम आप लोग जो है डिवोट करते हैं। तो यहाँ पर फायदा ये था कि भाई क्वेश्चन थोड़े छोटे थे और क्वेश्चन ईजी थे, तो ये जो पेपर था थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। अगर मैं 2021 के ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। हमें बहुत ज्यादा ट्रेंड में चेंज देखने को नहीं मिलता है अगर हम 2017 और 2021 का पेपर देखें। ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल, ऑलमोस्ट सेम स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को 2021 के पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो इसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट था। लेकिन जब आप 2023 का ईओ एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर सब बच्चों को झटका लगा था। झटका क्यों लगा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस स्टाइल का पेपर जो 2021 का स्टाइल था वही पेपर हमें 2023 में देखने को मिलेगा। और मॉर्निंग में जब 9:30 से 11:30 उन्होंने पहले ईओ एग्जाम दिया तो उनको झटका इसलिए लगा कि भाई पेपर का ट्रेंड काफी चेंज हो चुका था, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन जो है डिफरेंट हो चुके थे और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा हो चुका था। तो यहां पर आप लोगों को जो है पेपर डिफिकल्ट देखने को मिला। क्यों डिफिकल्ट देखने को मिला, इसका रीजन क्या था? पहली बात कि भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे। दूसरी बात, कंपोनेंट्स के ट्रेंड चेंज हो रखे थे कि जो कंपोनेंट पहले कम इंपॉर्टेंट थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, अकाउंटेंसी से न्यूमेरिकल आ गया। इसके साथ साथ आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर आप लोगों को मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ये ज्यादा देखने को मिले, तो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन भी डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर बच्चों को काफी परेशानी हुई और दोस्तों काफी बच्चे फ्रस्ट्रेट भी हो गए क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हमें शायद इस स्टाइल का पेपर देखने को मिलेगा, पेपर एक डिफरेंट स्टाइल का आ गया तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुई। और मैं ये भी कहना चाहूंगा बहुत एक ऑनेस्टी के साथ कि कई बच्चे ऐसे थे जिनको ईओ एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट लगा 2023 का कंपेयर टू 2023 एपीएफसी एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन था। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पता लग गया है। अगर मैं रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मैंने एपीएफसी एग्जाम की एनालिसिस में भी आपको बताया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से अगर आप कंपेयर करें उसको हाईएस्ट डिफिकल्टी पेपर मान के, तो आपको कहीं ना कहीं
एपीएफसी 20 के लेवल पे देखिए, अगर वो 21 लेवल है तो एपीएफसी 20 लेवल और 19.5 के लेवल पे आपको ईओ एग्जाम देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट कंपेरेबल डिफिकल्टी लेवल है एपीएफसी का और ईओ का, और थोड़ा सा ही कम डिफिकल्टी लेवल मानेंगे हम यूपीएससी प्रीलिम्स से। और दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर और यूपीएससी ईओ का पेपर एक साथ रखते हो तो आपको काफी कम जो है डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे दोनों एग्जाम्स में। ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है, लुक अलाइक पेपर आपको देखने को मिलता है। अब तो आपको स्टाइल ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मैंने ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल एब्सोल्यूट टर्म्स में और रिलेटिव टर्म्स में बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम में कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या है और क्या उसका ट्रेंड रहा है। देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स कम आते हैं, यहाँ पे ऑडिटिंग नहीं आता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कल्चर एंड हिस्ट्री नहीं आता है, कल्चर ही आता है केवल, तो मैं इसको थोड़ा साइडलाइन कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल दोस्तों ओवर द ईयर आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। ये डिफिकल्ट नहीं हुआ है, ये मॉडरेट लेवल ही है। मतलब जिस बच्चे ने इंग्लिश की ढंग से तैयारी कर रखी है वो इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है, क्योंकि पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में अगर आप कंप्रेंशन के क्वेश्चन देखें, रीडिंग कंप्रेंशन के, तो वहां पर तो अच्छी इंग्लिश वाला बच्चा भी एक बार कंफ्यूज हो जाता है जब इन्फरेंस निकालना होता है, जब डिड्यूस करना होता है, जब इंप्लीकेशन निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रीडिंग कंप्रेंशन थोड़ी सी सिंपल आती है, आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बहुत टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम या फिर इडियम फ्रेजेस भी आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम का जो इंग्लिश का लेवल है वो मॉडरेट है। अगर मैं क्वांट की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो यहाँ पर भी आपको मॉडरेट लेवल का पेपर ही देखने को मिलेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सीसेट से कम लेवल है क्वेश्चन का, और कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आरबीआई ग्रेड भी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, नबार्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रखी है, उनको ये पेपर थोड़ा सा आसान लगेगा। बट यहाँ पर सीसेट वालों को सिर्फ यही चैलेंज आता है कि भाई आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आगे बढ़े, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जो लेवल है 2023 में वो डिफिकल्ट हो चुका है। मैं डिफिकल्टी इसलिए नहीं बोलूंगा कि कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लिए, डिफिकल्टी इसलिए बोलूंगा कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपसे थोड़े से ज्यादा जो है टफ क्वेश्चन पूछ लिए, आपसे थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए, इन सेंस कि आपको उसके लिए अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको चीजें रटी होनी चाहिए। जैसे मदन मोहन मालवीय का जो क्वेश्चन था, या फिर जो कांग्रेस के सेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उसके लिए आपको अगर रटा हुआ है, अगर आपको फैक्ट्स क्लियर है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये इसलिए पेपर डिफिकल्ट हुआ। सेम पॉलिटी के लिए भी कि भाई पॉलिटी में थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। 2017 और 21 में थोड़ा नॉर्मल लेवल था, लेकिन इस बार हमें भी थोड़ा टाइम लगा पेपर सॉल्व करने में। तो इंडियन पॉलिटी वॉज डिफिकल्ट, कंप्यूटर वॉज मॉडरेट। 2017 और 21 में कंप्यूटर उन्होंने काफी नॉर्मल पूछा है, मतलब एपीएससी एग्जाम 2015 की तरह यहाँ पर भी बच्चों को डिफिकल्टी नहीं आती थी, और कंप्यूटर के लिए कुछ एक्सेप्शनली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर वो नॉर्मल कंप्यूटर की कोई पीडीएफ भी देके चले गए तो भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे। बट ऐसा 23 में नहीं था। सेम जनरल साइंस पेपर टफ हो गया था। अकाउंट्स वॉज मॉडरेट, ठीक है, पेपर टफ नहीं था अकाउंट्स का, जिस बच्चे ने पढ़ रखा था उसके लिए। लेकिन पहले के कंपैरिजन में 2017 या 21 के कंपैरिजन में पेपर इस बार मॉडरेट लेवल का था। आयर एंड लेबर और डिफिकल्ट हो चुका था, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। सोशल सिक्योरिटी अगेन मॉडरेट लेवल का था। इंडियन इकोनॉमी डिफिकल्ट था, ठीक है, मैं ये डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यूपीएससी के लुक लाइक क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, और करंट अफेयर भी मॉडरेट था। तो यहाँ पर आपने एक बात समझनी है कि जो लेवल एपीएससी एग्जाम में आपको डिफरेंट कंपोनेंट का देखने को मिला था, वही लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर भी था। जो कंपोनेंट वहां पर डिफिकल्ट थे, वही कंपोनेंट यहाँ पर भी डिफिकल्ट थे। लेकिन एक इशू ये था कि जो बच्चा नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड का था, जिनको यूपीएससी के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं था कि वो कैसे पेपर सेट करते हैं, जैसे सीजीएल वाला बच्चा हो गया, बैंकिंग वाला बच्चा हो गया, आरबीआई ग्रेड बी वाला बच्चा हो गया, उनके लिए जो है थोड़ा बाकी पोर्शन भी डिफिकल्ट थे, क्योंकि उनको पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। यूपीएससी वाले बच्चे के लिए जीएस वाले क्वेश्चन उसके एग्जाम जैसे थे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन थे वो थोड़े से ईजी थे। तो यूपीएससी वाले बच्चों को हल्का सा एडवांटेज इस पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पास्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करके सिमिलर स्टाइल ऑफ पेपर दे चुका है। तो उसकी जो एंजाइटी मैनेजमेंट है, उसको जो पेपर देके अंदाजा लग जाता है, वो उसको हेल्प करता है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट की क्या वेटेज थी। तो यहाँ पर समझिए कि इंग्लिश कंपोनेंट ओवर द ईयर 17, 21, 23 में आपको 20 क्वेश्चन पर पेपर देखने को मिलेंगे, फिक्स है ऑलमोस्ट वेटेज इसकी। तो यहाँ पर इंग्लिश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई प्रायोरिटी वाला कंपोनेंट बन जाता है, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिसको बिल्कुल भी हल्के में आपने नहीं लेना है। अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं तो अगेन 15 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी फिक्स ही है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर मैं कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करूं तो इसका नंबर रिड्यूस हुआ है। देखो ये ट्रेंड में चेंज है, पहले 15 के आसपास क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा हिट देखने को मिलेगा। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन 5 थे पिछली बार, ठीक है, काफी कम थे, क्योंकि एपीएससी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे, बट यहाँ पर 5 है। जनरल साइंस और कंप्यूटर अवेयरनेस भी ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, आपको 11-10 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंसी का जो लेवल था वो 10 क्वेश्चन का था। आयरन लेबर 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 21 की तरह। सोशल सिक्योरिटी 8 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी 7 क्वेश्चन और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान अगेन ये रखना है कि कुछ कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका स्कोरिंग पोटेंशियल भी हाई है। कौन से कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश। मैं इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। सेकंड में मेरे 3 कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये कंपोनेंट आएगा,
एक ये कंपोनेंट आएगा, और कहीं ना कहीं मैं इस एग्जाम में दो ही कंपोनेंट मेरे सेकंड नंबर पे आएंगे, और थर्ड में मैं कल्चर एंड हिस्ट्री रखूंगा, कंप्यूटर रखूंगा, जनरल साइंस रखूंगा और अकाउंटेंसी रखूंगा। तो ये मेरी प्रायोरिटी में, कंप्यूटर अवेयरनेस, करंट अफेयर भी रखूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी में थर्ड लेवल पे होंगे। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की मैं पुराने पेपर की अगर एनालिसिस करूँ, थोड़ा सा मैं डाउन करूंगा, क्योंकि उनमें आपको 2, 6, 5 कम ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है अगर आप एपीएफसी ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स में आपको स्कोरिंग पोटेंशियल भी हाई देखने को मिलेगा। अब देखो, स्कोरिंग पोटेंशियल का मेरा मतलब क्या था कि अगर किसी कंपोनेंट में आप 6 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मॉडरेट लेवल का है। अगर आप 8 या फिर 8 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इजी लेवल का है। लेकिन अगर आप 6 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो डिफिकल्ट लेवल का है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ये आपको ऐसे पेपर देखने को मिलेंगे जहां पर कहीं ना कहीं बच्चे को 10 में से 6 की ही रीच मिल पाती है, उसके ऊपर जाने में उसको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। एंड दोस्तों, एक और बात, 2023 के एपीएफसी ईयू एग्जाम से हमें एक और जो है मैसेज मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, कि इस एग्जाम से काफी बच्चों को एक मैसेज मिला कि भाई आप लोगों को रिजिड माइंडसेट बना के नहीं जाना है एग्जाम में। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि भाई 2021 के एग्जामिनेशन में कट ऑफ गई थी अराउंड 187.33, ठीक है, इतनी कट ऑफ गई थी 2021 के एग्जाम में। तो लगभग हर बच्चे का माइंडसेट ये था कि भाई अगर हमें 2023 में जो है सेफ स्कोर अपना डिसाइड करना है, तो हमारा जो सेफ स्कोर है वो एटलीस्ट 200 के आसपास होना चाहिए, तब जाकर हम इंटरव्यू पे अपनी डिपेंडेंस कम कर पाएंगे और एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तो उनका ही माइंडसेट था। बट पेपर आ गया बहुत टफ पेपर आया 2023 का। तो वहां पर बच्चों ने ओवर अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमें 200 का नंबर रीच करना है। तो जिन बच्चे के 60, 150 ऑलमोस्ट बन रहे थे, सही खाती मेहनत से बन रहे थे, उन्होंने भी ओवर अटेम्प्ट करने शुरू। और इंपैक्ट क्या पड़ा कि भाई उनकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई। तो ये जो कट ऑफ 2023 के पेपर की गई है वो 138.33 गई है, और ये काफी कम गई है 2021 के कंपैरिजन में। क्यों गई है? क्योंकि भाई पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो आप लोगों ने आगे भी मान के चलना है कि भाई पेपर टफ आ सकता है, क्योंकि ये यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी है। तो आप लोगों को रिजिड नहीं बनना है, आपको जो पेपर का लेवल है उसके हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स डिसाइड करने हैं। एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स में, एपीएफसी एग्जाम में, ईयू एग्जाम में, आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जो चीजें पैरेलली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इवॉल्व हो रही हैं, वही चीजें आपको यहां पर भी देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूपीएससी 2023 में आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने की जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं यूज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो है आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हटा के हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट या गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो पता होना चाहिए, आप एलिमिनेशन कर ही नहीं पाओगे। तो ये बच्चों को काफी दिक्कत आई इन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो यहां पर भी आपको वो इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, आपको उस स्टाइल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में के जो क्वेश्चन ईयू एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो उससे पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। सिंपल क्वेश्चन भी आपको जो है और मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, अब वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर एग्जाम के एनालिसिस में इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या मिलती है। अगेन ऑलमोस्ट सेम लर्निंग है जो हमें बाकी एग्जाम्स में देखने को मिलती है एपीएफसी एग्जाम में, कि भाई आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई 2023 का पेपर आसान नहीं था। कोई भी बच्चा जिसने एवरेज प्रिपरेशन कर रखी थी वो नहीं निकल पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि पेपर में आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको अच्छी क्वालिटी प्रिपरेशन अभी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एपीएफसी या ईयू एग्जाम आगे और टफ ही होने हैं, कंपटीशन और बढ़ना ही है। आपको ईजी पाथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। एक और बात कि जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं और इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी अब हमें ईयू एग्जाम में देखने को मिल रही है कि जो क्वेश्चन स्पेशल कंपोनेंट के हैं अगर वो 40 आ रहे हैं तो वो 23 में भी 40-45 ही आए थे। तो ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपनी सिलेक्शन के लिए इन कंपोनेंट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इनको अवॉइड करके आप अपनी सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते। एक और बात कि यहां पर भी साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जो आपको 40 इंटू 2.5 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स दिलवाने में मदद कर सकते हैं। और ये 80 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कट ऑफ के पास पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ये हर वक्त आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होनी चाहिए, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन दोस्तों जीएस कंपोनेंट में हमेशा एपीएफसी एग्जाम की मैं भी ये सलाह दे रहा था, यहाँ पे भी सलाह दूंगा कि अगर आप यूपीएससी वाले हो तो जो प्रिपरेशन आप वहां पे करो वही करते रहो। अगर आप बिगिनर हो, अभी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो, तो जीएस को बेसिक मिनिमम लेवल तक प्रिपेयर करो। बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई जीएस में इंडियन पॉलिटी कोई लेवल मतलब नहीं है, जितना मर्जी लेवल प्रिपेयर करना उतना करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। आप बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करके 20 से 25 क्वेश्चन जो 40 में ऐसा आ रहे हैं, अगर वो भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पर
ओवर जो प्रिपरेशन है वो नहीं करनी जीएस में, आपको बैलेंस करनी है अपनी प्रिपरेशन इन दी 3 पिलर, जो है क्यूआरई प्लस करंट अफेयर, सेकंड पिलर है आपका जीएस, और थर्ड पिलर है आप लोगों का स्पेशल कंपोनेंट। आपको तीनों पिलर पे इक्वल इक्वल फोकस रखना है, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट इंश्योर कर पाओगे। एंड दोस्तों जैसा मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल रहिएगा अपनी अप्रोच में, रिजिड माइंडसेट के साथ एग्जाम में मत जाइएगा। और दोस्तों ईयू एग्जाम की एक खास बात यह है कि भाई इस एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। जैसे एपीएफसी एग्जाम, सॉरी इस एग्जाम में भी आपको काफी लोग देखने को मिलेंगे, एपीएफसी थोड़े कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है पेपर जो है काफी एपीएफसी क्लोज देखने को मिलेगा, तो आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप ये प्रिपरेशन कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी इन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे जिनको अगेन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है और जो वीडियोस हैं मोस्टली वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और यहाँ पर आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा, जो कि हर हफ्ते में कंडक्ट करता हूँ। तो प्रॉपर गाइडेंस भी आप लोगों को मिलेगी। ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि बिगिनर हैं या फिर अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो जॉब के साथ तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई एक मटेरियल एक जगह पे मिल जाए, सारा मटेरियल हम उसी को फॉलो कर लें। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ये कौन से बच्चे के लिए है? जिसका जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो सिर्फ इनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहता है और जो बाकी कंपोनेंट्स उन्होंने कभी प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, उसका यहाँ पर उनको कंप्रेहेंसिव कोर्स मिल जाएगा, वीडियोस, नोट्स एंड क्विजेस। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज। उन बच्चों की जिन्होंने एक बार पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर ईयू एग्जामिनेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।